नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक नया नॉवल का नाम है खाली कारतूस, जिसके मेन कैरेक्टर है सुनील और जिसे लिखा है सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने। और ये सुनील सीरीज का 79वां उपन्यास है। तो दोस्तों, आप तो जान ही गए होंगे कि ये सुनील सीरीज का नॉवल है, तो ये कितना रोमांच और सस्पेंस से भरा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस सस्पेंस और रहस्य से भरे उपन्यास को, जिसका नाम है खाली कारतूस। चैप्टर 1। चपरासी जिस युवती को सुनील के केबिन में छोड़कर गया, वो लगभग 24 साल की लंबी, ऊंची, अनिद्य सुंदरी थी। वो सलवार कमीज पहने थी। उसके बाल कटे हुए थे, लेकिन फिर भी कंधों तक लंबे थे। उसने चेहरे पर बड़ा मामूली लेकिन बड़ा सलीके का मेकअप किया हुआ था और वो सूरत से ही सिंधी लग रही थी। तशरीफ रखिए, सुनील बोला। युवती तनिक मुस्कुराई और एक कुर्सी पर बैठ गई। फरमाइए, सुनील बोला। युवती ने एक बार बेचैनी से पहलू बदला और फिर तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोली, आप मिस्टर सुनील है ना? हाँ, मेरा नाम शीला है, शीला ज्ञानचंदानी। हम पहले एक बार मिल चुके हैं। अच्छा? जी हाँ, कोई 3 महीने पहले केएल सजनानी साहब की मुगल बाग वाली कोठी में, वहाँ हुई एक पार्टी में। सुनील ने गौर से शीला को देखा। उसे शीला की सूरत कतई जानी पहचानी ना लगी। सजनानी अपनी मुगल बाग वाली राजमहलों जैसी कोठी में बेशुमार पार्टियां देता था, क्योंकि पार्टियां देना उसकी हॉबी थी और वहाँ बेशुमार लड़कियां आती थी। बिना किसी खास वजह के किसी एक पार्टी में आई किसी एक लड़की को याद रख पाना कम से कम सुनील के बस की बात नहीं थी। लगता है आप भूल गए, वो तनिक निराश स्वर में बोली। सुनील खेदपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। सजनानी साहब ने स्वयं हमारा परिचय करवाया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी याददाश्त दगा दे गई। जब परिचय करवाया गया था उस वक्त माफ़ कीजिएगा, मैं नशे में तो नहीं था। नहीं। मेरे साथ कोई और लड़की तो नहीं थी? नहीं। फिर तो हैरानी है कि मैं आपको भूल गया। कैसे भूल गया? खैर जाने दीजिए। बहरहाल मैं आपके पास एक निहायत ज़रूरी काम से आई हूँ। फरमाइए। बंदा किसी भी खिदमत के लिए हाजिर है। आप सजनानी साहब के दोस्त हैं, मुझे ये फ़ख्र हासिल है। आप उनके अच्छे दोस्त में से हैं। ये बात भी गलत नहीं। क्या आप किसी तरह से मुझे ये मालूम करके दे सकते हैं कि सजनानी साहब कहाँ हैं? कहाँ है क्या मतलब? एक बहुत ज़रूरी वजह से मेरा सजनानी साहब से फ़ौरन मिलना निहायत ज़रूरी है, लेकिन सजनानी साहब कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। आपने उनकी कोठी से पता किया? जी हाँ, मालूम हुआ है कि वे 8-10 दिन से वहाँ नहीं हैं। ओह, लेकिन मिस्टर सुनील, सजनानी साहब के मित्र होने के नाते आप ये जानते ही होंगे कि उनका कोठी में ना होना कुछ भी साबित नहीं करता। सजनानी साहब राजनगर में होते हुए भी कई दिन अपनी मुगल बाग वाली कोठी में कदम नहीं रखते। शायद वो अपने यार्ड पर हो। मैंने मालूम किया है वे वहाँ भी नहीं हैं। मैजेस्टिक सर्कल पर सजनानी की कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस है। आपने वहाँ से पूछा होता। मैंने पूछा था। मेरी उनके ऑफिस में मौजूद उनकी सेक्रेटरी मंगला से बात हुई थी। वो मुझे सजनानी साहब के बारे में कुछ भी बताकर देने के लिए तैयार नहीं हुई। वो तो बोली कि मैं अपना काम धाम उसे बता दूँ, वो खबर सजनानी साहब तक पहुँचा देगी और फिर अगर सजनानी साहब चाहेंगे तो खुद मुझसे संपर्क स्थापित कर लेंगे। उसने तो मुझे यहाँ तक नहीं बताया कि सजनानी साहब राजनगर में ही थे या कहीं बाहर गए थे। ऐसे तो सजनानी साहब से संपर्क स्थापित होने में पता नहीं कितना वक्त लगे, जबकि मैं उनसे फ़ौरन मिलना चाहती हूँ। ये मंगला कौन है? मंगला सजनानी साहब के मैजेस्टिक सर्कल वाले ऑफिस में उनकी सेक्रेटरी है। मैंने अभी बताया तो था। वहाँ तो कोई मनोरमा नाम की लड़की हुआ करती थी, अब नहीं है। मनोरमा ने शादी कर ली थी और शादी करने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। 1 साल होने को आ रहा है। ओह, शीला खामोश रही। और वो ज़रूरी काम क्या है जिसकी वजह से आपका सजनानी साहब से फ़ौरन मिलना निहायत ज़रूरी है? वो काम आपको समझाने के लिए मुझे आपको एक लंबी कहानी सुनानी पड़ेगी। डिटेल में जाए बिना मोटे तौर पर बताइए क्या किस्सा है। सुनिए, लिंक रोड पर एक छोटा सा होटल है, होटल नीलम। उसमें 12 कमरे हैं और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। बस। देखा है आपने? देखा ज़रूर होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। आप अपनी बात कहिए। उस होटल में मेरे पिता का 40% का हिस्सा था। हाँ, जी हाँ, उसी होटल के चक्कर में 6 महीने पहले मेरे पिता का कत्ल हो गया था। क्या? जी हाँ। क्या नाम था आपके पिता का?
गोविंद ज्ञानचंदानी। मुझे याद है उस कत्ल की, लेकिन उस कत्ल के रहस्य पर से तो आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये पता पुलिस आज तक नहीं लगा पाई है कि कत्ल किसने किया था और क्यों किया था। मेरे पिता का कत्ल किसने किया था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो कत्ल क्यों हुआ था ये चाहे पुलिस ना जानती हो, चाहे पब्लिक ना मानती हो, लेकिन मैं जानती हूँ। आप क्या जानती हैं? मिस्टर सुनील, हमारे होटल के दाएं बाएं की 2 इमारतें एक ऐसी पार्टी ने खरीदी थी जो वहाँ पर एक बहुत आलीशान मल्टी स्टोरी इमारत खड़ी करना चाहती थी। वे होटल नीलम की इमारत को भी खरीदना चाहते थे। मेरे पिता को मालूम था कि अगल बगल की 2 इमारतें वे लोग पहले ही खरीद चुके थे और बीच की होटल नीलम की इमारत खरीदे बिना उनकी इमारत खड़ी नहीं हो सकती थी। इसलिए मेरे पिता ने मौके का फ़ायदा उठाने की खातिर अपने होटल की बहुत बड़ी कीमत मांगी। ये सोचकर मांगी कि उनकी कीमत पर उनका होटल खरीदने के सिवाय उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। यानी कि वैसे आपके पिता को होटल बेचने से कोई ऐतराज़ नहीं था? नहीं, दरअसल होटल कोई बहुत मुनाफे में नहीं चल रहा था और फिर उस होटल में 15% के 4 पार्टनर और भी हैं जो कि होटल बेचने को एकदम तैयार थे। फिर मेरे पिता की मांगी कीमत सुनकर वे लोग भड़क उठे। उन्होंने पहले मेरे पिता को डराया धमकाया और फिर मेरे पिता को अपने रास्ते की रुकावट का दर्जा देकर उन्होंने उनका कत्ल करवा दिया। कमाल है, ये हकीकत है। फिर अपने पिता की इकलौती वारिस होने की वजह से होटल नीलम में उनके 40% के हिस्से की मालकिन मैं बन गई। कत्ल के बाद कुछ दिन तो शांति रही, फिर उस पार्टी ने फिर हमारे होटल को खरीदने की कोशिश आरंभ कर दी। मेरे पिता के कत्ल के बाद उनके चारों पार्टनर इस कदर डर गए कि वो किसी भी कीमत पर होटल के अपने हिस्से को बेचने के लिए तैयार हो गए। मेरे पिता के हत्यारों ने मेरे पिता जैसा दबाव मुझ पर भी डालने के स्थान पर उन चारों पार्टनरों के होटल में हिस्सों को खरीदने का फैसला कर लिया। इस प्रकार वे 60% के स्वामी बन जाते और होटल के कंट्रोल के मामले में मेरी पूछ अपने आप ही खत्म हो जाती। आई सी। अपने पिता की मौत के पहले से केएल सजनानी साहब के लड़के गोपीनाथ सजनानी से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध थे। गोपी की वजह से मैं सजनानी साहब को भी जानती थी। सजनानी साहब मुझ पर बहुत स्नेह भाव रखते थे क्योंकि हाँ, सुनील उसे प्रोत्साहन देता हुआ बोला। कहो। क्योंकि वे समझते थे मैं उनके घर की बहू बनने वाली थी। गोपी मेरे बारे में बहुत सीरियस था और सचमुच मुझसे शादी करना चाहता था। अगर एकाएक मेरे पिता का खून ना हो गया होता तो शायद हमारी शादी भी हो चुकी होती। आई सी। सजनानी साहब को मेरी सारी समस्या की खबर थी। उन्हें मैंने ये भी बताया था कि मेरे पिता का कत्ल क्यों हुआ था। उन्हें मेरी समस्या का यही हल सूझा कि इससे पहले कि मेरे पिता के कातिल होटल के अन्य पार्टनरों के हिस्से खरीद लें, क्यों न वे खुद यही काम कर डालें। लेकिन उनके ऐसा इरादा करने में और उस पर अमल करने में ही इतना फ़र्क पड़ गया कि केवल एक ही पार्टनर का हिस्सा खरीद पाए। तब तक बाकी के 3 पार्टनरों के हिस्से दूसरी पार्टी खरीदने में कामयाब हो चुकी थी। ये दूसरी पार्टी कौन है ये तो अभी तक पता नहीं लग सका है, लेकिन खरीदारी के चक्कर में कोई तो आदमी सामने आया होगा। ऐसा एक आदमी था, उसका नाम मनोहर लाल था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। मुमकिन है कि वो किसी का प्रतिनिधित्व कर ही ना रहा हो। मुमकिन है सारे फसाद की जड़ वो खुद ही हो। हाँ, हो सकता है। अब स्थिति ये है मिस्टर सुनील कि होटल नीलम में 40% की पार्टनर मैं हूँ, 15% के पार्टनर सजनानी साहब हैं और 45% की पार्टनर वो पार्टी है जिसका प्रतिनिधित्व मनोहर लाल कर रहा है या खुद मनोहर लाल है। आज मनोहर लाल ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे कहा था कि वो होटल में मेरा और सजनानी साहब का हिस्सा किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि मैं कल रात 8:30 बजे उससे मिलूं। कहाँ? मेहता रोड पर स्थित सेसिल होटल में, स्वीट नंबर 314 में। वो वहाँ रहता है। वो कहता है कि वास्तव में वो विशालगढ़ का रहने वाला है, लेकिन राजनगर में वो जब भी आता है सेसिल होटल में ही ठहरता है। वो कहता है होटल का 314 नंबर स्वीट उसके लिए स्थायी रूप से बुक है, यानी कि पैसे वाला आदमी है। ज़रूरी नहीं, मुमकिन है पैसे वाले आदमी वो लोग हों जिनका कि वो चमचा है, बशर्ते कि ऐसे कोई लोग हों। जी हाँ। आप अपना हिस्सा बेचना चाहती हैं? हाँ, लेकिन किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, किसी उटपटांग कीमत पर नहीं। मैं अपने हिस्से की वही कीमत चाहती हूँ जिसकी मांग अपनी ज़िंदगी में मेरे पिता ने की थी। जिस जिद की खातिर मेरे पिता की जान गई वो मैं छोड़ नहीं सकती। आपको चुकाने के लिए अगर उन्होंने आपके साथ भी वही सलूक किया जो वे आपके पिता के साथ कर चुके हैं तो मुझे परवाह नहीं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। बहुत दिलेर लड़की हैं आप। दिलेर नहीं, ज़िद्दी। इस संदर्भ में आपका सजनानी साहब से मिलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें घाटा हो। उन्होंने होटल नीलम में 15% की भागीदारी मेरी खातिर खरीदी थी।
अगर मैंने अपना 40% का हिस्सा मनोहर लाल को पहले बेच दिया तो होटल का कंट्रोल उसके हाथ में पहुंच जाएगा और फिर वो सजनानी साहब को अपना हिस्सा किसी भी मामूली से मामूली कीमत पर बेचने के लिए मजबूर कर लेगा। लेकिन अगर हम दोनों एक साथ सौदा करेंगे तो उन्हें भी अपने हिस्से का वही ऊंचा रेट मिलेगा जो कि मुझे मिलेगा। आई सी। मिस्टर सुनील, मैं किसी भी सूरत में कल शाम 8:30 बजे से पहले सजनानी साहब से संपर्क स्थापित करना चाहती हूँ। आपने गोपीनाथ से बात की होती? इत्तेफाक से वो भी राजनगर में नहीं है और फिर ज़रूरी भी नहीं कि उसे पता हो कि उसके पापा कहाँ हैं। वो एक क्षण ठटकी और फिर बोली, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मंगला को मालूम है कि सजनानी साहब कहाँ हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहती। सुनील खामोश रहा। वो कुछ क्षण विचारपूर्ण मुद्रा बनाए बैठा रहा और अपने दोनों हाथों की उंगलियों से धीरे धीरे मेज ठकठकाता रहा। फिर एकाएक वो बोला, आप रहती कहाँ हैं? हरनबी रोड पर। वो बोली, इमारत नंबर 5, फ्लैट नंबर 11, फ़ोन नंबर 46998। ऐसा है शीला जी, आपके पास अभी कल शाम तक का वक्त है। तब तक मैं सजनानी की इस मंगला नाम की नई सेक्रेटरी से मिलता हूँ और सजनानी के और भी यार दोस्तों को टटोलता हूँ। अगर मुझे उसका पता लग गया तो मैं आपको खबर दे दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो कृतज्ञतापूर्ण स्वर में बोली। अगर सजनानी साहब से आपकी बात हो जाए तो आप उन्हें सारी स्थिति समझा दीजिएगा और उन्हें यह भी कह दीजिएगा कि वे फ़ौरन मुझसे संपर्क स्थापित करें। बेहतर। शीला ज्ञानचंदानी ने एक बार फिर सुनील का शुक्रिया अदा किया और फिर वहां से विदा हो गई। एन मैजेस्टिक सर्कल पर एक 4 मंजिली इमारत में कन्हैयालाल सजनानी की कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस था। वहां से थोड़ी दूर पर एक 2000 गज प्लॉट में सजनानी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा रहा था जिसकी 8 मंजिलें बन चुकी थी और जो 17 मंजिल तक जानी थी। सुनील सजनानी के ऑफिस में पहुंचा। वहां सजनानी के प्राइवेट ऑफिस के बाहर के कमरे में एक बेहद नुमाइशी युवती बैठी थी। उसने बड़े भड़कीले कपड़े पहने हुए थे और खूब गहरा मेकअप किया हुआ था। उसकी एक एक अदा बनावटी थी और लगता था जैसे उसने फिल्में देख देख कर वे अदाएं सीखी हों। वहाँ बैठने के उसके ढंग से भी ऐसा लगता था जैसे काम धाम से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था, जैसे वो यहाँ सजावट के लिए रखी गई फर्नीचर या पर्दों जैसी ही कोई चीज़ थी। वो मंगला थी। सुनील को देखकर उसके चेहरे पर एक मशीनी मुस्कुराहट आई। मेरा नाम सुनील है, सुनील बोला। यस मिस्टर सुनील, वो खनकते स्वर में बोली। मैं सजनानी का दोस्त हूँ। अच्छा, मैं सजनानी का बड़ा गहरा दोस्त हूँ। जानकर खुशी हुई मिस्टर सुनील। इत्तेफाक की बात है कि आपकी मौजूदगी में मैं इस ऑफिस में कभी नहीं आया। सजनानी की पहली सेक्रेटरी मनोरमा मुझे खूब जानती थी। ओह, वो यूं बोली जैसे मनोरमा का जिक्र उसे अच्छा ना लगा हो। सुना है मनोरमा ने शादी कर ली है? जी हाँ, शादी के बाद कभी आई नहीं वो यहाँ। आई थी एक बार या शायद 2 बार। सुनील एक क्षण यूं ठिठका जैसे वो मंगला से मनोरमा के बारे में कुछ और सुनने की अपेक्षा कर रहा हो, लेकिन मंगला को बोलता ना पाकर वो बदले स्वर में बोला, सजनानी कहाँ है? सजनानी साहब ऑफिस में नहीं है, मंगला बोली। मैंने ये नहीं पूछा सजनानी कहाँ नहीं है, मैंने पूछा है सजनानी कहाँ है। वे बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं। कब गए? कल सुबह। आपको तो ज़रूर मालूम होगा कि वो कहाँ है। मंगला ने उत्तर नहीं दिया। मनोरमा को हमेशा मालूम होता था। सुनील गौर से उसे देखता हुआ बोला। वो केवल मुस्कुराई। मेरा सजनानी से फौरन संपर्क स्थापित करना निहायत ज़रूरी है। कहीं आपकी सजनानी साहब से संपर्क स्थापित करना शीला ज्ञानचंदानी की वजह से तो ज़रूरी नहीं है? एकाएक वो बदले स्वर में बोली। अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ? मंगला ने एक बार सावधानी से सामने बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर तनिक आगे झुककर बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोली, मिस्टर सुनील, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ब्लास्ट वाले मिस्टर सुनील हैं तो हकीकत यह है कि सजनानी साहब के मुंह से मैंने आपका जिक्र अक्सर सुना है। जानकर खुशी हुई। मुझे मालूम है आप सजनानी साहब के खास दोस्तों में से हैं। वेरी गुड। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप शीला ज्ञानचंदानी के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ का मतलब? मसलन कैसी लड़की है वो? ये सब तो मैं नहीं जानता। यानी कि आप उसके वाक जाल में फंस कर ही उसकी खातिर सजनानी साहब का पता मालूम करने यहाँ पहुँचे हैं? मतलब उसने मुझसे भी पता जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो वो शीशे में उतार नहीं सकी थी। आप कहना क्या चाहती हैं? मिस्टर सुनील, शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल। इज़ दैट सो? यस। आप सजनानी साहब के लड़के गोपीनाथ को जानते हैं? जानता हूँ। ये लड़की काफ़ी अरसे से गोपीनाथ पर डोरे डाल रही थी और बीच में गोपीनाथ को काफ़ी हद तक अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब भी हो गई थी। लेकिन अब गोपीनाथ को अक्ल आ गई मालूम होती है, क्योंकि अब मुझे पता लगा है कि गोपीनाथ किसी और लड़की से प्यार करने लगा है। ये बात शीला से भी छुपी नहीं है।
मिस्टर सुनील, यही वजह है कि बेटे को अपने चुंगल से निकल गया पाकर अब वो बाप पर डोरे डालने लगी है। क्या? सुनील हचकचाकर बोला। तुम सजनानी और शीला के किसी अफेयर की तरफ इशारा कर रही हो? ऐसा कोई अफेयर अभी पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ा, लेकिन मिस्टर सुनील, वो लड़की पूरी कोशिश में है कि ऐसा कुछ हो जाए। सुनील की आंखों के सामने शीला की सूरत घूम गई। विश्वास नहीं होता, वो बोला, लेकिन ये हकीकत है मिस्टर सुनील। दैट वुमन इज़ अ गोल्ड डिगर, सी इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट। इसलिए तो जब वो सजनानी साहब का पता पूछने यहाँ आई तो मैंने उसे कुछ बताया नहीं। और इसलिए तुम सजनानी का पता मुझे नहीं बता रही हो क्योंकि तुम समझती हो कि इस प्रकार ये बात शीला तक पहुँच जाएगी। मुझे सजनानी साहब का आदेश है कि मैं उनके बारे में किसी को ना बताऊं, इमरजेंसी में भी नहीं। वो एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली, फिलहाल कोई इमरजेंसी मेरी निगाह में नहीं है। सजनानी को ये बात पसंद नहीं आएगी कि मैंने तुमसे उसका पता पूछा लेकिन तुमने बताया नहीं। मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि मैं उनका पता आपको बताऊं। तुम सजनानी की सेक्रेटरी हो, तुम्हें अपनी अकल से भी तो काम लेना चाहिए। मैं सजनानी का दोस्त हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा उससे फ़ौरन संपर्क स्थापित करना निहायत ज़रूरी है। तुम्हें मुझे उसका पता बताना चाहिए। आई एम सॉरी, आई कांट। ओके। सुनील उठ खड़ा हुआ। सजनानी का पता मुझे मत बताओ, लेकिन अगर सजनानी खुद यहाँ आए या कहीं से फ़ोन करे तो उसे पता ज़रूर देना कि मैं उसे तलाश कर रहा था। इतनी मेहरबानी तो कर सकोगी? मैं उन्हें बता दूंगी। थैंक यू। सुनील वहाँ से बाहर निकला। बाहर एक बड़ा हॉल था जिसमें 8-10 मेजें लगी हुई थी और लोग बैठे काम कर रहे थे। एक कोने की मेज़ पर बैठी एक लड़की टाइपराइटर ठकठका रही थी। सुनील लंबे डग भरता हुआ उसके पास पहुंचा। लड़की ने सिर उठाया। वो सुनील को पहचानती थी। उसने सुनील का अभिवादन किया। मैं यहाँ, सुनील अभिवादन का जवाब देता हुआ बोला, मनोरमा से मिलने आया था। उसे तो नौकरी छोड़े हुए साल होने को आ रहा है। वो बोली, मुझे मालूम हुआ है। तुम्हें उसका मौजूदा पता मालूम है? जी हाँ। लड़की ने उसे विक्रमपुरे का एक पता दिया। सुनील ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से विदा हो गया। वो विक्रमपुरे पहुँचा। मनोरमा का घर तलाशने में उसे कोई दिक्कत ना हुई। मनोरमा एक अत्यंत सुंदर युवती थी जो शादी के बाद और भी सुंदर लगने लगी थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो गर्भवती थी और इसलिए सुनील को आया देखकर जहाँ वो खुश हुई वहाँ वो बुरी तरह शर्माई भी। चुपचाप शादी कर ली? सुनील ने शिकायत की। खबर तक नहीं की। वो और शर्माई। क्या करते हैं भाई साहब? इंजीनियर है। बधाई। वो बड़े संकोचपूर्ण ढंग से हंसी। फिर एकाएक वो उठी और बोली, मैं चाय लाती हूँ। नहीं। सुनील ने उसकी बाँह पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। चाय फिर कभी। अभी मैं एक बड़े ज़रूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। कैसा काम? सजनानी राजनगर में नहीं है। मेरा उससे फ़ौरन मिलना बहुत ज़रूरी है। मालूम हुआ है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तुम्हारे ख्याल से वो कहाँ हो सकता है? सजनानी साहब ऑफिस में खबर किए बिना कभी कहीं नहीं जाते। तुम्हें उनकी नई सेक्रेटरी मंगला से पूछना था। उसे ज़रूर मालूम होगा। मैं उससे मिला हूँ, उसे मालूम है, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं। ओह, तो तुम्हें भी उस लड़की के मिजाज का मजा चखने को मिल गया। क्या मतलब? सुनील, वो पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। खुद ही फैसला कर लेती है कि उसे किसको सजनानी साहब से मिलने देना चाहिए और किससे नहीं। ऐसी अजीब लड़की को सजनानी साहब पता नहीं बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि मंगला कैसी लड़की है। यही लगता है। तुम्हारे साथ भी वो क्या कभी बेहूदगी से पेश आई थी? शादी के बाद 2 बार मैं महज सजनानी साहब से मिलने की खातिर उनके ऑफिस में गई थी। मुझे पक्का पता है कि दोनों बार सजनानी साहब ऑफिस में मौजूद थे। फिर भी मंगला ने मुझे रिसेप्शन पर ही बिठाए रखा और उन्हें खबर तक नहीं की कि मैं आई थी। अंत में मैं इंतज़ार से तंग आकर वहाँ से उठकर चली आई थी। तुम्हें सजनानी को ये बात बतानी चाहिए थी। कैसे बताती? मंगला मुझे उनसे मिलने देती तो ना। कभी फ़ोन किया होता? फ़ोन भी तो पहले वही उठाती है। और फिर मेरा सजनानी साहब से मिलना इतना ज़रूरी भी तो नहीं था। मुमकिन है कि जिन 2 बार मैं वहाँ गई थी तब सजनानी साहब वाकई व्यस्त रहे हों। तुम्हारी जैसी दक्ष सेक्रेटरी के बदले में सजनानी ने मंगला जैसे शोपीस को क्यों रख लिया? गोपीनाथ की वजह से। मंगला गोपीनाथ की गर्लफ्रेंड थी। फिर गोपीनाथ का दिल मंगला से हट गया था और वो शीला ज्ञानचंदानी नामक एक अन्य लड़की में दिलचस्पी लेने लगा था। उसी दौरान मैंने सजनानी साहब को नोटिस दिया था कि मैं नौकरी छोड़ना चाहती थी। सजनानी साहब ने अपने लड़के के कहने पर मंगला को मेरी जगह पर रखा था, वरना वो उस काम के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। वो तो एक बड़ी ही खर दिमाग, खुशफहम और हर हरकत बनावटी करने वाली लड़की है। ऐसी लड़की सजनानी का दफ्तर कैसे चलाती है? मैं खुद हैरान हूँ। सजनानी तुम्हारे ख्याल से कहाँ हो सकता है? मंगला ने इतना कहा था कि वे बिजनेस ट्रिप पर राजनगर से बाहर गए थे। हाँ, ये तो कहा था।
फिर तो 90% संभावना सजनानी साहब के विशालगढ़ होने की है। जो बैंक सजनानी साहब की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को फाइनेंस कर रहा है उसका हेड ऑफिस विशालगढ़ में है। सजनानी साहब को उस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने अक्सर विशालगढ़ जाना पड़ता है और विशालगढ़ में वे हमेशा न्यू टाउन में स्थित होटल रिट्स में ठहरते हैं। अगर सजनानी विशालगढ़ में ना हुआ तो वे सारे हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। ओह, सुनील बोला। वो एक क्षण खामोश रहा, फिर बोला, तुम शीला ज्ञानचंदानी के बारे में और कुछ जानती हो? नहीं, मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो गोपीनाथ की मंगला के बाद की गर्लफ्रेंड है। मंगला कहती है कि गोपीनाथ की अब शीला में कोई दिलचस्पी नहीं रही है और शीला बेटे से मायूस होकर बाप पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। पहली बात सच हो सकती है क्योंकि गोपीनाथ ऐसी अस्थिर प्रवृत्ति का आदमी है। किसी एक लड़की में लंबे अरसे तक दिलचस्पी लेना उसके बस की बात नहीं। लेकिन दूसरी बात निश्चित ही मंगला के भ्रष्ट दिमाग की उपज है। भला ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई लड़की बेटे से मायूस होकर उसके बाप पर डोरे डालने लगे? और फिर क्या सजनानी साहब आपको ऐसे गिरे हुए आदमी लगते हैं कि बेटे की प्रेमिका पर दिल रखें? सुनील ने इंकार में सिर हिलाया। सुनील, दैट गर्ल, दैट मंगला इज अ बिच, सी इज़ नॉट अ गुड गर्ल। यही उसने शीला ज्ञानचंदानी के बारे में कहा था। जरूर शीला से जलकर उसने ऐसा कहा होगा। आखिर शीला की वजह से ही तो गोपीनाथ ने उससे मुंह मोड़ा था। शायद तुम ठीक कह रही हो। मनोरमा चुप रही। मनोरमा, सुनील उठता हुआ बोला, अगर विशालगढ़ के रिट्स होटल में सजनानी से मेरा संपर्क स्थापित हो गया तो जानती हूँ मैं क्या कहूँगा? क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि मंगला को सेक्रेटरी रखने से अच्छा था कि सजनानी तुम्हें शादी ना करने देता। ओह सुनील, वो शर्माई। फिर सुनील वहाँ से विदा हो गया। वो वापस ब्लास्ट के ऑफिस पहुँचा। वो रिसेप्शन पर ठिठका और मीठे स्वर में रेणु से बोला, बहन जी ज़रा। खबरदार जो मुझे बहन जी कहा। रेणु आंखें तरेर कर बोली। क्यों? सुनील हैरानी से बोला, बहन जी क्या कोई गाली होती है? हाँ होती है, तुम्हारे मुंह से होती है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। अब मालूम रखना। ओके, अब बराए मेहरबानी एक नंबर तो मिलाओ। बोलो। नंबर नहीं मालूम। रिट्स होटल विशालगढ़, आदमी का नाम सजनानी। ठीक है। सुनील आकर अपने केबिन में बैठ गया। उसने लकी स्ट्राइक का एक सिगरेट सुलगा लिया और विचारपूर्ण मुद्रा बनाए उसके लंबे लंबे कश लगाने लगा। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। सुनील ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। सजनानी लाइन पर है। उसके कान में रेणु की आवाज़ पड़ी। सुनील ने हड़बड़ाकर सिगरेट एस्ट्रे में झोंक दिया और रिसीवर को यूं मजबूती से थाम लिया जैसे उस पर पकड़ मजबूत न होने पर सजनानी के लाइन पर न रहने की संभावना हो। उसे सजनानी से इतनी जल्दी संपर्क स्थापित हो पाने की आशा नहीं थी। हेलो, वो व्यग्र भाव से बोला। हेलो साईं। उसके कान में सजनानी की आवाज़ पड़ी। बड़ी सुनीली हो ना? हाँ सजनानी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। यहाँ राजनगर में कोई तुम्हें बुरी तरह तलाश कर रहा है। कौन? शीला, शीला ज्ञानचंदानी। जानते हो ना उसे? जानता हूँ। बात क्या है साईं? बात होटल नीलम है जिसमें तुम 15% के पार्टनर हो और वो 40% की। विशालगढ़ का कोई मनोहर लाल नाम का आदमी शीला से मिला है। वो किसी भी न्यायोचित कीमत पर शीला का होटल में हिस्सा खरीदने को तैयार है। शीला को भी बेचने से ऐतराज़ नहीं, लेकिन वो चाहती है कि मनोहर लाल तुम्हारा और उसका हिस्सा एक साथ एक ही भाव पर खरीदे। इसी सिलसिले में कल 8:30 बजे उसने मेहता रोड पर स्थित सेसिल होटल के स्वीट नंबर 314 में मनोहर लाल को मिलना है। इसलिए वो बड़ी बेकरारी से तुम्हें तलाश करती फिर रही थी। वो तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? तुम्हारी ही वजह से। उसे कहीं से भी तुम्हारी खोज खबर नहीं लग रही थी, इसलिए वो तुम्हारे यार दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछती फिर रही थी। उसे मेरे ऑफिस में जाकर मेरी सेक्रेटरी मंगला से मेरे बारे में पूछना चाहिए था। वो वहाँ गई थी, लेकिन मंगला ने तुम्हारा पता नहीं बताया था। वजह तो मंगला ही जाने। तो तुम्हें कैसे बता दिया? क्या मेरा पता? किसने बता दिया? मंगला ने। मंगला ने कहाँ बताया है तुम्हारा पता? मैं तो तुम्हारा पता मालूम करने की खातिर ही खास तौर से तुम्हारे ऑफिस में गया, लेकिन वो मुझे तुम्हारा पता बताने को तैयार नहीं हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है साईं? ऐसा ही हुआ है। वड़ी तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम मेरे कितने अजीज़ हो। मैंने बताया था, लेकिन मंगला तो वो भाषा ही समझने को तैयार नहीं थी जो कि मैं बोल रहा था। फिर तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि मैं यहाँ हूँ? मनोरमा से। किससे? तुम्हारी पहली सेक्रेटरी मनोरमा से। लेकिन साईं, उस पुटड़ी को तो 1 साल हो गया है मेरी नौकरी छोड़े, लेकिन उस पुटड़ी को फिर भी मालूम था कि तुम कहाँ हो सकते हो। झूलेलाल, ये कैसा कमाल है? ये कमाल नहीं है, ये तुम्हारी भूतपूर्व सेक्रेटरी की होशियारी और काबिलियत की दस्तावेज है। लेकिन उस मंगला की घोड़ी ने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ? अगर तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम या शीला मुझे पूछ रहे थे?
शायद मैं और शीला उसकी निगाह में कोई खास महत्वपूर्ण आदमी नहीं। लेकिन छोड़ो, मतलब की बात करो। ये ट्रंक कॉल है, लोकल कॉल नहीं। ओह हाँ साईं, तुम एक काम करो। बोलो। नहीं, 2 काम करो। नहीं अरे बोलो तो। एक तो शीला को बोल दो कि वो मनोहर लाल से मुकर्रर वक्त पर मिल ले और उससे मालूम कर ले कि वो उससे 40% भाग की क्या कीमत ऑफर कर रहा है। लेकिन उसको ये ना कहे कि उसे वो कीमत कबूल है या नहीं, ये हम उसे बाद में बताएंगे। तब तक मैं अपने मौजूदा काम से फारिग होकर राजनगर पहुंच जाऊंगा। और इस मनोहर लाल से मेरे प्रतिनिधि के तौर पर या किसी और तरीके से तुम भी मिलो नहीं और मालूम करो कि वो कैसा आदमी है। क्या तुम अभी राजनगर नहीं आ सकते? नहीं साईं, अभी यहाँ मेरा बहुत ज़रूरी काम फंसा हुआ है। मेरे ख्याल से मनोहर लाल से तुम्हें खुद मिलना चाहिए। देखो साईं, मेरा पता नहीं मैं राजनगर कब लौट सकूं। वैसे हो सकता है कि मैं कल यहाँ से निपट जाऊँगा। देखो, अगर मैं कल शाम तक राजनगर आ गया तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। अगर कल शाम तक मैं तुम्हें खबर ना कर सकूं तो तुम समझ लेना कि मेरा लौटना मुमकिन नहीं हो सका। फिर तुम खुद उस मनोहर लाल से मिल आना। ठीक है? ठीक है। कोई और ज़रूरी बात हो तो फिर यहाँ फ़ोन कर देना। मैं यहाँ नहीं भी होऊंगा तो दिलीप ज़रूर होगा, तुम उसे मैसेज दे देना। ओके। दिलीप सजनानी का एक और सेक्रेटरी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वो रहता भी सजनानी की मुगल बाग स्थित कोठी में उनके साथ ही था। फिर संबंध विच्छेद हो गया। तुरंत बाद सुनील ने शीला ज्ञानचंदानी द्वारा दिया उसके फ्लैट का नंबर डायल किया। फ़ोन खुद शीला ने उठाया। सुनील ने उसे सजनानी से हुए वार्तालाप के बारे में बताया और उसे समझा दिया कि सजनानी उससे क्या चाहता था। गोपीनाथ सजनानी के बारे में सुनील को मालूम था कि उसकी नेताजी सुभाष मार्ग पर एक विज्ञापन एजेंसी थी। अगले रोज सुनील वहां पहुंचा तो गोपीनाथ तो उसे ऑफिस में ना मिला, लेकिन गोपीनाथ के बारे में उसे वहां से एक बड़ी दिलचस्प बात मालूम हुई। गोपीनाथ ने पिछले हफ्ते बम्बई में शादी कर ली थी और वो कल ही अपनी नवविवाहिता वधू को साथ लेकर राजनगर लौटा था। उस आनन फानन हुई शादी की सुनील को बताया गया कि अभी तक सजनानी को भी खबर नहीं थी। वधू के बारे में किसी ने बताया कि वो बेहद खूबसूरत थी। गोपीनाथ से उसकी पहली मुलाकात 2 महीने पहले विशालगढ़ में हुई थी, जहाँ की वो एक नाइट क्लब में कैबरे डांस किया करती थी। शाम को 7:30 बजे तक सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में था, लेकिन सजनानी का फ़ोन न आया। सुनील ने उसके निर्देशानुसार खुद जाकर मनोहर लाल से मिलने का फैसला किया। राय की मेहरबानी से उसे ब्लास्ट की वो नई एम्बेसडर कार हासिल हो गई थी जिसे माधोराम ड्राइवर चलाया करता था। सुनील कार पर सवार हुआ और उसे ड्राइव करता हुआ मेहता रोड की तरफ उड़ चला। ठीक 8 बजे उसने कार को सेसिल होटल के सामने ले जाकर खड़ा किया। वो स्वीट नंबर 314 के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा एक लगभग 35 साल के दुबले पतले आदमी ने खोला। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। मिस्टर मनोहर लाल? सुनील ने पूछा। मेरा ही नाम है, वो बोला। फरमाइए। मेरा नाम सुनील है, सुनील कुमार चक्रवर्ती। मैं सजनानी का प्रतिनिधि हूँ। कौन सजनानी? जो लिंक रोड पर स्थित होटल नीलम में 15% का पार्टनर है। ओह, वो एक क्षण ठिठका और बोला, आओ। थैंक यू, सुनील बोला। वो भीतर दाखिल हुआ। मनोहर लाल के निर्देश पर वो एक सोफे पर बैठ गया। मनोहर लाल ने एक निगाह अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली। उसकी भुकटी पर बल पड़े। फिर वो निर्णयात्मक ढंग से आगे बढ़ा और सुनील के सामने जा बैठा। तुम मुझ तक कैसे पहुंच गए? उसने पूछा। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हें मेरा नाम पता कैसे मालूम हुआ? हो गया मालूम किसी तरह, सुनील लापरवाही से बोला। फिर भी? सुनील ने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। उसने पैकेट को झटक कर एक सिगरेट आधा बाहर निकाला और पैकेट मनोहर लाल की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, सिगरेट? नहीं, वो बोला। उसने एक बार फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए। सुनील ने वही सिगरेट अपने होठों से लगाया, उसे सुलगाया और फिर बोला, खुद मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर तो मतलब की बात फ़ौरन करो। वो तुम्हें करनी है। मेरी बात तो सिर्फ इतनी है कि होटल नीलम में मैं 45% का भागीदार हूँ। बाकी के 55% में से 15% का मालिक सजनानी है और 40% की मालकिन है शीला ज्ञानचंदानी नाम की एक लड़की। मैं दोनों का या दोनों में से किसी एक का हिस्सा खरीदना चाहता हूँ। किसी एक का भी हिस्सा खरीदने से मेरा मतलब हल हो जाता है, क्योंकि फिर होटल का कंट्रोल मेरे हाथ में हो जाएगा और होटल के बचे हुए हिस्सेदार को धक्का देना मेरे लिए मामूली काम होगा, चाहे वो सजनानी हो या शीला। आई सी, तुम सजनानी के प्रतिनिधि हो। तुम बताओ, वो अपने 15% के हिस्से की क्या कीमत चाहता है? तुम क्या कीमत देते हो? मैं सजनानी के 15% शेयर की बहुत वाजिब कीमत 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। वो इससे कहीं ज़्यादा कीमत के काबिल है। अपना अपना ख्याल है, मनोहर लाल हाथ फैलाकर बोला।
अगर मेरा शीला ज्ञानचंदानी से पहले सौदा हो जाए तो मैं सजनानी को 50,000 भी ऑफर नहीं करूंगा। इतनी बड़ी रकम की ऑफर सजनानी को सिर्फ मौजूदा हालात में है, क्योंकि मुझे होटल नीलम का कंट्रोल हासिल करना है। मैं तुम्हारी ऑफर सजनानी तक पहुंचा दूंगा ज़रूर, और उसे ये भी समझा देना कि मेरा शीला ज्ञानचंदानी से पहले सौदा हो गया तो ये ऑफर नहीं रहेगी। इसलिए उसे कह देना कि जो भी फैसला उसे करना हो जल्दी करे। सजनानी का हिस्सा खरीदे बिना तुम होटल नीलम को अपनी जगह से उखाड़ नहीं सकोगे। शीला का हिस्सा खरीद कर होटल का कंट्रोल अपने हाथ में करके तुम सजनानी के हिस्से की कीमत घटा सकते हो। उसकी आवाज़ को, उसके हक को नहीं दबा सकते। एक बार कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए फिर सजनानी जैसे लोगों से निपटने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। वही तरीके जिनमें से एक तुम पहले गोविंद ज्ञानचंदानी पर आजमा चुके हो, कत्ल का तरीका। मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं वक्त से पहले अपने पत्ते तुम्हारे सामने खोलकर नहीं रखना चाहता। आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था खाली कारतूस नॉवल का पहला पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।